हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ ठीक होंगे और अपनी सेहत का बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। गाइस, हम लोगों ने कर लिए थे 3 पार्ट अपने सीएफक्यू सीरीज़ के और आज है पार्ट नंबर 4 जो कि सेकंड लास्ट पार्ट है इस सीरीज़ का। हम लोगों ने अब तक 60% करीब क्वेश्चंस को निपटा लिया है पिछले 3 पार्ट्स में और इस पार्ट नंबर 4 में हम लोग बचे हुए 20-25% क्वेश्चंस निपटा लेंगे। फिर आपके 10 टू 15% क्वेश्चंस रह जाएँगे जिनके लिए एक पार्ट 5 आएगा, जो कि मेबी 28th या 29th जनवरी तक आ जाएगा। ठीक है? 26th ऑफ जनवरी रिपब्लिक डे वाले दिन किसी कारणवश नहीं आ पाया था ये वाला पार्ट, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन आज 27th जनवरी को ये पार्ट आ रहा है। मैं आशा करता हूँ आप इसे लाइव अटेंड करेंगे और कोई भी क्वेरीज़ होंगी आप लाइव चैट में ही पूछ लेंगे। अगर फिर भी कुछ रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में या फिर टेलीग्राम ग्रुप पर तो पूछ ही सकते हो। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है मेरे को। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे इसको, सीरियसली अपने एग्ज़ाम्स को लेंगे। एग्ज़ाम्स बहुत ही पास आ रहे हैं, 1 महीना भी नहीं है एग्ज़ाम्स में। और स्ट्रैटेजी वगैरह सब फ़ॉलो कर रहे होंगे। एक स्ट्रैटेजी सेशन भी लाऊँगा मैं 1-2 दिन के अंदर, जिसमें मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स 2025 के एग्ज़ाम के लिए बताऊँगा। ठीक है? तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। 1 मिनट वेट कर लेता हूँ मैं जब तक सब लोग जॉइन हो रहे हैं। इस मैसेज को मैं टेलीग्राम ग्रुप पर भी और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों पे जो है शेयर कर देता हूँ। आप लोग भी अपने दोस्तों के साथ इस मैसेज को शेयर कर सकते हैं और उन्हें भी कह सकते हैं कि इस तरह की सीरीज़ चल रही है। ठीक है? ये है हमारे टेलीग्राम ग्रुप का क्यूआर कोड और ये है व्हाट्सएप ग्रुप का क्यूआर कोड और ये है हमारे हाइपरलिंक्स बाकी सारी सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स के। आप इनसे जुड़ सकते हैं ताकि आपको सारे नोटिफ़िकेशन मिल जाया करें और आपको वेट नहीं करना पड़े लेक्चर्स का। ओके? आप शेयर कर दीजिए और मैं 10 सेकंड्स और वेट कर लेता हूँ, ताकि कोई ये नहीं हो कि किसी का छूट जाए, है ना? अगर कोई आपको दिक्कत आ रही है, अगर आपको पर्सनल गाइडेंस वगैरह चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम ग्रुप पे मैसेज कर सकते हैं, वहाँ फिर आपको मैं सब कुछ क्लियर कर दूँगा। ठीक है? तो दिक्कत नहीं है कोई भी हेजिटेट नहीं करेगा, अच्छे से पढ़ेंगे और इन लेक्चर्स को अच्छे से देखेंगे। आपकी ही डिमांड पर सीएफक्यू सीरीज़ लाई जा रही है, तो मैं चाहूँगा कि आप मैक्सिमम पार्टिसिपेशन दिखाएँ इस सीरीज़ के अंदर, है ना? क्योंकि मोनोटोनस हो जाती है कोई चीज़ अगर किसी का इंटरैक्शन नहीं रहता। तो लेक्चर्स को इंटरैक्टिव बनाइए ताकि आपको भी पढ़ने में मज़ा आए और मेरे को भी पढ़ाने में। ठीक है? चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। हमने अब काफ़ी टाइम वेट कर लिया है। देखिए, ये है पहला क्वेश्चन। लास्ट टाइम हम लोगों ने जितने क्वेश्चन्स कवर कर लिए थे, उसके जस्ट आगे का क्वेश्चन ये है। मेथड वही अपना पुराना वाला, आप पॉज़ करके क्वेश्चन्स पढ़ लीजिए। मैं आपको 5 टू 10 सेकंड्स दूँगा पढ़ने के लिए और आंसर करने के लिए और फिर मैं कराने लग जाऊँगा क्योंकि अगर मैं ज़्यादा वेट करूँगा तो लेक्चर बहुत लंबा हो जाता है, फिर बच्चे दिखते नहीं हैं। है ना? चलिए, मेरे साथ-साथ करते हैं इसे। करिए। ऑब्जर्व द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज़। बायोमोलेक्यूल का क्वेश्चन है। बायोमोलेक्यूल हमारा 4 टू 5 मार्क्स का आता है। बायोमोलेक्यूल्स में इंपोर्टेंट टॉपिक्स मैंने ऑलरेडी एक लेक्चर ले लिया था, इंपोर्टेंट टॉपिक्स का, जिसमें कि मैंने क्या बताया था आपको? जिसमें कि मैंने आपको विटामिन्स के बारे में बताया था कि इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अमीनो एसिड्स, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट बताया था, इम्पोर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद क्या इम्पोर्टेंट बताया था? मैंने उसके बाद आपको इम्पोर्टेंट बताया था हार्वर्ड प्रोजेक्शन के बारे में, ये कि ये इम्पोर्टेंट है। उसके बाद जो आपके अमाइलोस, अमाइलोपेक्टिन हैं, उनके बारे में बताया था। आपके डीएनए, आरएनए के बारे में बताया था और पॉलीसैकेराइड्स, मोनोसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स इन सब के बारे में बताया था। उसी के अंदर एक टॉपिक था प्रोटीन्स, जिसमें प्रोटीन्स के हमारे 4 स्ट्रक्चर आते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वाटरनरी। प्राइमरी स्ट्रक्चर हमारा क्या बताता है? सीक्वेंसिंग बताता है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्या बताता है हमारा? बताओ? सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्या बताता है हमारा? कमेंट सेक्शन में कमेंट्स नहीं आ रहे हैं, जल्दी बताओ। सेकेंडरी स्ट्रक्चर हमारा क्या बताता है? कन्फर्मेशन बताता है हमारा। सेकेंडरी स्ट्रक्चर 2 चीज़ों में कैटेगराइज़्ड होता है। एक होता है हमारा अल्फा हेलिक्स और दूसरा होता है बीटा प्लीटेड, ठीक है? अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर हमारा लिनस पॉलिंग ने दिया था। अ, और अल्फा हेलिक्स जो होते हैं वो किससे बाउंड होते हैं? वो होते हैं उसके अंदर होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जबकि बीटा प्लेट्स के अंदर जो आपका जो सी डबल बॉन्ड ओ है और एनएच के बीच में, यह जो है हमारे जो पैरेलल चलते हैं स्ट्रक्चर्स, पैरेलल स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये बाउंड होते हैं। अल्फा हेलिक्स तो ये जो है ये क्या है? ये है हमारा सेकेंडरी स्ट्रक्चर। ये क्या है हमारी? हेलिक्स है, ठीक है? तो व्हिच टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स है? ए। ए क्या चीज़ है? ए हमारा है सेकेंडरी स्ट्रक्चर। उसके बाद बी क्या है? देन जो है प्राइमरी हो गया, सेकेंडरी हो गया
देन टर्शियरी, टर्शियरी क्या बताता है हमारी फ़ोल्डिंग बताता है, ओवरऑल फ़ोल्डिंग और लास्ट में क्या आता है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, ये बताता है हमारी कन्फर्मेशन इन स्पेस, स्पेटियल अरेंजमेंट बताता है। तो ये जो बी स्ट्रक्चर है, ये किस तरीके का स्ट्रक्चर है? वही एन से सी तक इस टाइप का स्ट्रक्चर है। तो बी स्ट्रक्चर किस तरीके का स्ट्रक्चर है बताइए? ये है हमारा क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। कैसा स्ट्रक्चर है ये? ये है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। और अगर कोई पूछे कि थर्मोडायनामिकली सबसे स्टेबल स्ट्रक्चर कौन होता है? अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए कि थर्मोडायनामिकली सबसे स्टेबल स्ट्रक्चर कौन-सा होता है? तो वो होता है हमारा टर्शियरी स्ट्रक्चर। सबसे ज़्यादा थर्मोडायनामिकली स्टेबल स्ट्रक्चर है वो। अच्छा इन स्ट्रक्चर्स को हेल्ड कौन करता है? तो इनके अंदर वैन डेर वाल्स इंटरैक्शंस हैं, इनके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी है ना? ये सारी फोर्सेज़ हैं, होल्ड करके रखती हैं। डाइपोल-डाइपोल इंटरैक्शंस आ जाती हैं, ओके? इन्हें होल्ड करके रखती हैं। अब आगे बात कर लेते हैं। व्हाट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स ए एंड बी बता दिया मैंने। हाउ कैन दीज़ स्ट्रक्चर्स बी कन्वर्टेड इंटो प्राइमरी स्ट्रक्चर? तो ये अगर मैं इन स्ट्रक्चर्स के प्रोटीन के स्ट्रक्चर की बात बताऊँ ना, तो ये पीएच सेंसिटिव भी होते हैं और टेम्परेचर सेंसिटिव भी होते हैं। तो अगर हम पीएच और टेम्परेचर में से किसी भी चीज़ में चेंज करें, तो ये स्ट्रक्चर्स जो हैं, वो प्राइमरी स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? बाय चेंजिंग ईदर पीएच और टेम्परेचर। अच्छा एंजाइम्स के बारे में अगर क्वेश्चन है कि एंजाइम्स क्या होते हैं? ग्लोब अब हमारे प्रोटीन्स के 2 टाइप्स और होते हैं। एक होता है ग्लोबुलर प्रोटीन्स और एक होते हैं फाइब्रस प्रोटीन्स। फाइब्रस प्रोटीन्स पानी में सॉल्युबल नहीं होते, जबकि ग्लोबुलर प्रोटीन्स जो होते हैं, वो कंपैरेटिवली सॉल्युबल होते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि बिल्कुल ही सॉल्युबल होते हैं, पर फाइब्रस के कंपैरिज़न में ग्लोबुलर प्रोटीन्स जो है सॉल्युबल होते हैं। फाइब्रस प्रोटीन्स हमारे नेल्स में, हेयर में, इन सब में मिलते हैं। फिर ग्लोबुलर प्रोटीन जो होते हैं, वो फैट सॉल्युबल होते हैं, वसा में सॉल्युबल होते हैं। उसके बाद बात आती है कि एंजाइम्स किस टाइप के स्ट्रक्चर बनाते हैं, बताओ? एंजाइम्स का बताओ? एंजाइम्स हमारे किस टाइप के स्ट्रक्चर्स बनाते हैं? तो एंजाइम्स बनाते हैं हमारे ग्लोबुलर प्रोटीन के कैटेगरी में आते हैं हमारे एंजाइम। ठीक है, ये बात याद रखना। अब उसके बाद बात आती है कि राइट अ बैलेंस केमिकल रिएक्शन ऑफ डी ग्लूकोज विद एक्सेस ऑफ फिनाइल हाइड्रोजीन। तो अगर मैं इसकी बात करूँ तो ग्लूकोज जो होता है डी ग्लूकोज ये हमारा रिएक्ट करता है, ये हमारा स्ट्रक्चर क्या होता है डी ग्लूकोज का? इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है। ये रहा हमारा डी ग्लूकोज और डी कैसे पता चला? ओएच यहाँ पर नीचे वाले राइट में है, ठीक है। एक्सेस ऑफ फिनाइल हाइड्रोजीन के संग रिएक्शन करेंगे तो एक्सेस ऑफ फिनाइल हाइड्रोजीन में जो है ना ये रिएक्ट करता है 3 मोल फिनाइल हाइड्रोजीन के साथ। तो इसमें एक तो सीएचओ ऑक्सिडाइज़ हो जाता है और एक ये वाला ओएच ऑक्सिडाइज़ हो जाता है। तो ये बना देते हैं क्या? ग्लूकोज़ाज़ोन बना देते हैं। ग्लूकोसाज़ोन, ग्लूकोसा स्पेलिंग गलत लिख दी, ग्लूकाज़ोन लिख दिया मैंने, ग्लूकोज़ाज़ोन। ओसाज़ोन बना देते हैं बेसिकली मैं अगर मैं बोलूँ तो ग्लूकोज़ का ओसाज़ोन बना देते हैं। ओसाज़ोन बना देते हैं ये, ओसाज़ोन। और ये ओसाज़ोन किस तरीके का होता है? येलो कलर का ओसाज़ोन होता है। ठीक है? अच्छा ग्लूकोज़ और फ्रक्टोज़ ग्लूकोज़ और फ्रक्टोज़ दोनों सेम ओसाज़ोन बनाते हैं। ये येलो कलर का ओसाज़ोन बनाते हैं, ग्लूकोज़ और फ्रक्टोज़ ये वाली याद जाते हैं ना और एक मैनोस, ग्लूकोज़, फ्रक्टोज़ और मैनोस तीनों एक ही ओसाज़ोन बनाते हैं। ठीक है? ये वाली बात याद रखना है। अच्छा अब इसकी रिएक्शन लिख के बताऊँ? तो इसकी रिएक्शन में मैंने बताया ना कि ये ऑक्सिडाइज़ हो जाएगा, ये ऑक्सिडाइज़ हो जाएगा। किसके संग? 3 मोल ले लेंगे हम किसके? फिनाइल हाइड्रोज़ीन के। फिनाइल हाइड्रोज़ीन के 3 मोल ले लो, C6H5 NH NH2 इसके 3 ले लेंगे। इससे प्रोडक्ट क्या बनेगा? ये जो CH है, ये डबल बॉन्ड NH टाइप का, यहाँ पे हो जाएगा C डबल बॉन्ड NH और ये NNH। ठीक है? बाकी सब ये सब सेम ही रहेगा। ठीक है? बाकी ये सब सेम ही रहेगा। बस यहाँ पर ये पहले और दूसरे पर चेंज हो जाते हैं। ठीक है? साथ में क्या निकलती है इसके? साथ में निकलती है अमोनिया और हमारा 2 मॉलिक्यूल्स, ठीक है? और ये येलो कलर का ओज़ोन। मेरे हिसाब से बात समझ में आ गई होगी आपको। नेक्स्ट मूव करते हैं आगे की तरफ।
प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या बताते हैं हमारे को? सीक्वेंस, सेकंड स्टेट स्ट्रक्चर कन्फर्मेशन, थर्ड फोल्डिंग और फोर्थ हमारा स्पेटियल अरेंजमेंट। ये बात याद रखना है। टेम्परेचर और पीएच सेंसिटिव होते हैं। ठीक है? नेक्स्ट देखें, आगे की बात करें। नेक्स्ट देखो, 2 स्टूडेंट्स ने सेम ही अमीनो एसिड लिया, सपोज़ करो लाइसिन लिया या एलानिन लिया, कोई सा भी अमीनो एसिड लिया और पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया। ए को ये मिल रहा है, ओ नेगेटिव, बी दूसरे वाले में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हैं। 0 पोटेंशियल डिफरेंस क्या आएगा? तो यहाँ कॉन्सेप्ट किसका आ गया? आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट का या फिर किसका? ट्विटर आयन का। बताओ, किसका आया? किसका कॉन्सेप्ट आया? क्या कॉन्सेप्ट आया है? ट्विटर आयन। ज़्विटर आयन का कॉन्सेप्ट आ गया है यहाँ। ज़्विटर आयन कैसा होता है, जिसमें पॉज़िटिव और नेगेटिव दोनों साथ में होते हैं, तो दोनों एक-दूसरे को काउंटर बैलेंस कर लेते हैं। तो ये क्या है? ये एक ज़्विटर आयन स्ट्रक्चर है, इसलिए पोटेंशियल डिफरेंस 0 दिखा रहा है हमारे को यहाँ। एक ज़्विटर आयन का स्ट्रक्चर है ये, जिसमें पॉज़िटिव और नेगेटिव दोनों साथ में है। तो ये है ज़्विटर आयन का स्ट्रक्चर। तो आपको आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट और ज़्विटर आयन दोनों पता होना चाहिए। ठीक है? नेक्स्ट है, व्हाट डू यू ऑब्जर्व टू गेट अ पॉज़िटिव ऑब्जर्वेशन? अगर मेरे को पॉज़िटिव ऑब्जर्वेशन चाहिए, तो मैं क्या करूँ? ये पीएच चेंज कर दो। पॉज़िटिव पीएच चेंज कर दो। ये बात है। या तो उसे एसिडिक पीएच से क्या हो सकता है? एसिडिक बन सकता है, या तो क्या कहते हैं इसका प्रोटोनेशन हो जाए, या यहाँ पे ये जो है प्रोटॉन इसका प्रोटॉन ले जाए, दोनों में से कुछ भी हो सकता है ना। पीएच चेंज हो जाएगा, तो उससे ये भी चीज़ें चेंज हो जाएँगी। नेक्स्ट देखो, अब ग्राफ जो है एंजाइम कैटालाइज़ रिएक्शन के बारे में एक ग्राफ दिया हुआ है। पहले ये रिएक्शन जो है ना वो टेम्परेचर बढ़ा, तो ये जो है क्या हो रहा है, रेट ऑफ एंजाइम कैटालाइज़ रिएक्शन रेट बढ़ रही है। एक हाईएस्ट पॉइंट पे पहुँची और देन उसके बाद रेट घट गई। टेम्परेचर बढ़ते-बढ़ते पहले बढ़ी और देन घट गई। उसने पूछा कि रेट क्यों डिक्रीज़ हो रही है हाई टेम्परेचर पे? बताओ। एंजाइम्स को मैंने किस टाइप के प्रोटीन्स बताया था अभी? एंजाइम्स को कैसा प्रोटीन बताया था? मैंने बताया था एंजाइम्स क्या होते हैं? ग्लोबुलर प्रोटीन्स होते हैं। ग्लोबुलर होते हैं एंजाइम्स प्रोटीन, और ग्लोबुलर प्रोटीन जब टेम्परेचर बढ़ता है ना, तो इसमें एक सीक्वेंस एक रेट तक ही बढ़ता है। तो उसमें क्या कहते हैं रेट, उसके बाद वो डीनेचुरेशन हो जाता है इनका डीनेचुरेशन हो जाता है। डीनेचुरेशन हो जाता है। डीनेचुरेशन में क्या होता है, जो सेकेंडरी टर्शियरी कोऑर्डिनेट स्ट्रक्चर है ना, सब लोग प्राइमरी में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसका मतलब होता है डीनेचुरेशन। तो डीनेचुरेशन होने की वजह से क्या होता है, रेट घट जाती है एक एक पॉइंट आने के बाद। ठीक है, डीनेचुरेशन हो जाता है, इस वजह से रेट घट जाती है। नेक्स्ट देखो, NiCO4 है, ये कैसा है, निकल 0 है, निकल 0 कॉम्प्लेक्स है। और NiCN4 ये कैसा है, निकल +2 कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, ये स्क्वायर प्लेनर होता है, ये टेट्राहेड्रल होता है। ये तो हमें भी पता था ये तो, पर हमारे को जस्टिफाई करना है। तो देखो पहले तो ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी 0 होती है, इसकी +2 होती है। कैसे निकालेंगे? x - 4 -2, x +2। ये हो गई। ये तो हो गया हमारा। अब शेप को बताना है किस तरीके से होगा। तो निकल 0 का मतलब क्या हो गया? 3d8 4s2, यही हो गया ना 3d8 4s2। और निकल +2 क्या हो गया? 3d8 3d8। साइनाइड और जो है CO दोनों ही क्या कहते हैं, कैसे हैं? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स हैं। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स का मतलब क्या है? दोनों ही पेयरिंग करा देंगे। अगर दोनों ही पेयरिंग करा देंगे, इसका मतलब क्या है? जब D8 भरेंगे हम लोग, जब D का 8 भरेंगे T2G और EG में, सॉरी T2G EG कह रहा हूँ, टेट्राहेड्रल है ना, पहले E आएगा देन T2 आएगा। इस तरह से हम भरेंगे और हम पेयरिंग कराएँगे इसकी, उसके बाद क्या होगा? बताओ? अगर तुम VBT देखोगे इसकी, तो देखो 8 हैं, पहले तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये है। उसके बाद 4s2 इस तरीके से है। फिर उसके बाद बताओ जल्दी बताओ, उसके बाद क्या होगा? और यहाँ 4p भी तो है। बाकी
अरे! ये जो है एक निकल के यहाँ पे पेयरिंग कर लेता है। ये एक हमारा यहाँ पे पेयरिंग कर लेता है, इस तरीके से। डॉटेड दिखा देता हूँ। अब ये खाली है और 3 ये खाली हैं। तो ये क्या बना देते हैं, sp3 हाइब्रिडाइज़ेशन कर देते हैं ये। कैसे कर देते हैं? sp3 कर देते हैं। पीबीटी के हिसाब से बता रहा हूँ। जबकि यहाँ है, ये कैसा है हमारा 3d8 है, ये भी स्ट्रॉन्ग फ़ील्ड है। तो d8 यहाँ पर इस तरीके का हो गया हमारा 1, 2, 3, 4 ठीक है? ये हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये हो गया। अब यहाँ तो कुछ है नहीं पेयरिंग करने के लिए इनके साथ, तो ये D2 यहाँ से आ जाएँगे और sp3 ये हो जाएगा। तो ये कैसी दिखा देती है? ये D2 sp3 यानी स्क्वायर प्लेनर दिखा देता है। यहाँ पे इन दोनों की पेयरिंग हो गई वीबीटी के अकॉर्डिंग और यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे ये दोनों फ्री थे, एक-एक इलेक्ट्रॉन था इसमें और ये D2 sp3 इस तरीके की हो गई। ठीक है? आई होप ये बात क्लियर हो गई होगी। कोई मुझे एक चीज़ नहीं बता रहा था। ये यहाँ पे पेयरिंग ये वाली नहीं होगी? ये ऐसे पेयरिंग नहीं होगी? ये DsP3 होता है कि D2sp3 होता है? कोई बोल भी नहीं रहा है। ये पेयरिंग नहीं हो जाएगी? पैर प्लेनर क्या होता है? D2sp3 होता है, DsP3 होता है। उसका स्टेरिक 5 नहीं हो गया अगर D2sp3 लिख दिया तो मैंने? DsP अब सही है? बताना ज़रा, अब सही है? अभी भी गलत है, अभी भी गलत है। DsP2 हाँ, अब सही है। जब यहाँ पेयरिंग हो गई तो यहाँ पेयरिंग नहीं होगी। 1 D खाली और 1 S खाली और 3 P खाली। तो यहाँ होती है DsP2 स्क्वायर प्लेनर, ठीक है? नेक्स्ट देखो, गलती होती रहेंगी, अटेंटिव रहना है, ठीक है? नेक्स्ट देखो क्वेश्चन, नेक्स्ट देखो नेक्स्ट। नन्ही को अपनी इलेक्ट्रोप्लेट करनी है ब्रेसलेट को, उसने ब्रेसलेट को आर्टिस्ट को दिया, इलेक्ट्रोप्लेटिंग के बाद इतने ग्राम ऑफ मेटल, इतने एम्पीयर, उतने 2 आवर्स। सिंपल सा क्वेश्चन है, फैराडे के फर्स्ट लॉ पर है ये क्वेश्चन। फैराडे के फर्स्ट लॉ पे है। इसमें क्या होता है M इज़ इक्वल टू ZIT लगाते हैं और Z क्या होता है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस। ये क्या होता है एटॉमिक वेट अपॉन वैलेंसी इनटू फैराडेज कांस्टेंट दैट इज 96500 कॉलम्स इनटू I इन एम्पीयर एंड T इन आवर्स। ये याद रखना कि इसमें इनपुट करना है सबको। तो इससे हमारा मास किसमें आता है? मास जो है वो ग्राम्स में होना चाहिए। जो आपका करंट है वो एम्पीयर में होना चाहिए। जो आपका टाइम है वो आवर्स में होना चाहिए। जो फैराडेस कांस्टेंट है वो 96500 कूलम्ब्स हो गया और एटॉमिक वेट भी ग्राम्स में हो तभी आएगी ये चीज़ याद रखना। तो ये जो है वो हमारा 1.667 है, मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ वैल्यू पुट करके दूँगा, बाकी तुम्हें आंसर अपने आप निकाल एटॉमिक वेट हमें निकालना है कितना होगा? वैलेंसी सिल्वर है तो सिल्वर के लिए 1 हो जाएगी, Ag है। फैराडेस कांस्टेंट 96500 आ गया। करंट एम्पीयर में दे रखा है 0.2 टाइम कितना देगा 2 आवर्स सॉल्व करना एटॉमिक वेट जो है वो 108 ग्राम आ जाएगा सिल्वर का 108.5 होता है ना तो वही 108 मान के चलो तो अगर 108 का 108 आ गया तो इसका मतलब है सिल्वर ही है ये क्रॉस चेक हो गया कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो है वो सिल्वर की है कंफर्मेशन हो गया 108 8 आने का मतलब है सिल्वर सही हुई है ठीक है इलेक्ट्रोप्लेटिंग नेक्स्ट उसके बाद क्या बोल रहा है वो व्हिच लॉ इज एप्लीकेबल टू द गिवन प्रॉब्लम तो कौन सा लॉ एप्लीकेबल है ये लॉ है हमारा फैराडे का पहला लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस पिछली क्लास में हमने फैराडे का सेकंड लॉ देखा था
इस बार हम देख रहे हैं फैराडे का फर्स्ट लॉ। इसका मतलब क्या होता है? फैराडे का लॉ इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है? नेक्स्ट देखो, 3 ब्रोमो 3 मिथाइल हेक्सेन की रिएक्शन एक्वस की वजह से हो गई टू रेगुलर रेसमिक मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स। एक्वस KOH जो होता है हमारे को अल्कोहल देता है, पिछली क्लास में बताया था। एल्कोहलिक होगा तो एल्कीन देगा, एक्वस होगा तो अल्कोहल देगा। 3 ब्रोमो 3 मिथाइल हेक्सेन है, तो देखो हेक्सेन बना दूं पहले मैं। 3 पे ब्रोमो है और 3 पे ही मिथाइल है, और ये हमारा एक तरफ ये वाला ग्रुप हो गया, ये एक तरफ हमारा CH2CH3 हो गया। इस तरीके का ये हो गया और इसकी रिएक्शन कर दी एक्वस KOH से। एक्वस KOH से रिएक्शन गिर गई तो हमारे को रेसिमिक मिक्सचर मिल गया हमारा। रेसिमिक मिक्सचर से हमें एक बात समझ जानी चाहिए कि ये रिएक्शन SN1 पाथवे से जाएगी। SN1 पाथवे से जाएगी। SN1 पाथवे से जाने का मतलब क्या है? SN1 पाथवे से जब रिएक्शन जाती है तो कार्बोकैटायन बनता है। कार्बोकैटायन बनने के बाद क्या होता है? ये आपके सिलेबस में है। इसके अंदर होती है वैगनर-मीरविन रीअरेंजमेंट। वैगनर-मीरविन रीअरेंजमेंट का मतलब है मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन बनाया जाता है, जिसके पास सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स होते हैं। ठीक है? इस तरीके का कार्बोकैटायन बनाया जाता है, तो ये ऑलरेडी जो है ये कार्बोकैटायन जो है, ये ऑलरेडी हमारा मैक्सिमम नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स लेके बैठा है। ठीक है? मतलब मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन है। ओके? मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन ये ऑलरेडी है, तो इसमें रीअरेंजमेंट नहीं होगी। वैगनर-मीरविन रीअरेंजमेंट होती है, कार्बोकैटायन बनता है सबसे पहले, उसके बाद अंदर जो है वैगनर-मीरविन रीअरेंजमेंट होती है, और वैगनर-मीरविन रीअरेंजमेंट होने के बाद जो होता है, उसके बाद उसके अंदर क्या होता है? अटैक होता है उसके ऊपर। ठीक है? तो ये हमारा बन गया कार्बोकैटायन। देखो आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म, SN1 हो गया। स्ट्रक्चर ऑफ ट्रांजिशन स्टेट इंटरमीडिएट तो कुछ नहीं होगा, ट्रांजिशन स्टेट इंटरमीडिएट बनाने के लिए एक तरफ हमारा ये बन जाएगा CH3, क्या कहते हैं, CH2, ये हमारा कार्बन पॉज़िटिव हो गया, ये कार्बोकैटायन बन गया, और एक तरफ फिर CH3 है, और एक तरफ जो है CH2 हो जाएगा। ये हमारा कार्बोकैटायन बन गया, ट्रांजिशन स्टेट इंटरमीडिएट है ये वाला कार्बोकैटायन। अब ब्रोमीन की जगह फ्लोरीन आ जाएँगे तो ये रिएक्शन कैसी हो जाएगी? बताओ? तो मैं बताना चाहूँगा कि जो लीविंग ग्रुप होता है, ये जो लीविंग ग्रुप होता है, ये जितना बड़ा होगा, मतलब जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा कार्बन और लीविंग ग्रुप के बीच में, उतना जल्दी वो निकल जाएगा, वो उतना बेटर वो लीविंग ग्रुप होता है, उतना अच्छा अटैक फेवरेट। तो अगर कार्बन फ्लोरीन की देखें तो इसमें हाई बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होती है, क्योंकि फ्लोरीन छोटा होता है, कॉम्पैक्ट होता है, इसे ज़्यादा मेहनत लगती है तोड़ने में। तो ये रिएक्शन इसकी फ्लोरीन के साथ स्लो होती है, लेकिन जितना बड़ा होता जाएगा यानी फ्लोरीन, फ्लोरीन से ऊपर हो जाएगा क्लोरीन, देन उसके बाद ब्रोमीन, और देन उसके बाद आयोडीन। मतलब कार्बन आयोडीन का बॉन्ड बहुत ईज़िली ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि आयोडीन एक अच्छा लीविंग ग्रुप होता है। ठीक है? तो इसमें रेट ऑफ अटैक जो होती है वो फ़ास्ट होती है। तो ब्रोमीन को रिप्लेस कर लेंगे फ्लोरीन से, तो रिएक्शन स्लो होगी कि फास्ट होगी? तो रिएक्शन जो है वो स्लो हो जाएगी। रीज़न क्या है इसका? बिकॉज़ द बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड फ्लोरीन इज़ स्ट्रांग, so high dissociation bond dissociation energy will be required to break this bond. Fluorine will be a poor जो है leaving group as compared to bromine. Hence, the reaction will proceed slowly for fluorine as compared to bromine. ये आपका रीज़न हो जाएगा। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा कंपाउंड फास्ट SN2 देगा? तो SN2 में क्या होता है? पहले तो हिंड्रेंस कम से कम होनी चाहिए और लीविंग ग्रुप अच्छा होना चाहिए। OH जो है हमारा अटैक करने आ रहा है एज़ अ न्यूक्लियोफाइल, और इसमें क्या होता है ट्रांजिशन स्टेट में ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड और लीविंग ग्रुप का निकलना और अटैकिंग ग्रुप का जो है आना, ये दोनों साइमल्टेनियसली होते हैं, ट्रांजिशन स्टेट बनती है हमारी गोल्डन इन्वर्जन वाली। इसके अंदर हमारा कार्बोटाइन नहीं बनता। तो CH3Br और CH3I में बताओ? मैंने अभी-अभी बताया, जस्ट अभी बताया है कि कौन अच्छा होगा? CH3I अच्छा होगा। ब्रोमीन से अच्छा आयोडीन होगा, सेम रीज़न। वही बेटर लिविंग ग्रुप, क्योंकि डिसोसिएशन बड़ा-बड़ा है तो डिसोसिएशन एनर्जी कम लगेगी और आसानी से बॉन्ड टूट जाएगा। बेटर कौन है? ये वाला बेटर। ये और इसमें कौन है? ये बेटर है। क्यों बेटर है? मैंने अभी बताया था कि SN2 में हिंड्रेंस कम होनी चाहिए। इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत है, तो न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने में दिक्कत। ठीक है? सिंपल सी बात है। बल्कि है स्टेरिक हिंड्रेंस लगेगी। नेक्स्ट देखो, 50 जो है मिलीग्राम Na2SO4 है। इसे 3 लीटर वाटर में डाला 27 डिग्री सेल्सियस पर, ऑस्मोटिक प्रेशर कितना होगा? तो मैंने बताया हुआ है ऑस्मोटिक प्रेशर का फ़ॉर्मूला क्या होता है? ICRT
यही होता है? तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? I कितना है? Na2SO4 है, तो ये 2 Na प्लस देगा डिसोसिएशन होने के बाद और SO4 नेगेटिव देगा 2 नेगेटिव देगा 1। I कितना हो जाएगा? 3। 3 इंटू कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन कैसे निकालते हैं? N/V यानी नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम। कैसे निकालेंगे बताओ? वेट ग्राम में लिखो 50 इंटू 10 की पावर -3 ग्राम। इसका मोलर वेट कितना होता है? 142। वॉल्यूम वॉल्यूम कितनी है? 3 लीटर। कन्वर्ट कर लेना है इसे सबको इंटू आर 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर ये होता है आर की यूनिट। ये वाला आर यूज़ करेंगे क्यों? क्योंकि हमारी वॉल्यूम लीटर में है और प्रेशर हमारा एटमॉस्फेयर में आ जाएगा और केल्विन इसलिए क्योंकि ये जो है हम टेम्परेचर को केल्विन में लिखेंगे। जो 27 है ना तो 300 केल्विन हो जाएगा। ठीक है? 300 और पर मोल इसलिए क्योंकि ये हमने यहाँ मोल निकाल रहे हैं। ये हमने मोल निकाले हैं। ये सब कैंसल आउट हो जाएगा। नहीं मोल मोल से मोल कैंसल आउट, लीटर से लीटर कट जाएगा, केल्विन पर केल्विन से ये वाला केल्विन कट जाएगा, लीटर्स एटीएम में आंसर आ जाएगा। तो जो भी आंसर आए सॉल्व करके मैं बता देता हूँ, ये 1.23 एटीएम के आस आप सॉल्व कर सकते हैं। बस यूनिट्स का ध्यान रखना कि हम लोग आर कौन-सा यूज़ करेंगे। 8.3 वाला आर नहीं यूज़ करेंगे यहाँ पे, हम लोग यूज़ करेंगे 0.0821 वरना कैलकुलेशन बहुत ही टफ हो जाएगी। मतलब आपको कन्वर्ट-वन्वर्ट ज़्यादा करने पड़ेंगे। सिंपल सी बात है 0.0821 यूज़ करो। आर की चॉइस भी एक ऐसी होनी चाहिए जो आर हमारा एग्ज़ाम में काम कर जाए। अच्छा, एक चीज़ और बता दूँ, अगर आपने अकल मत चलाना, एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पेपर के इंस्ट्रक्शंस लिखे रहते हैं फर्स्ट पेज पे, वहाँ पे दिया होता है कि हमें आर की वैल्यू क्या लेनी है इस पूरे पेपर के अंदर या फिर आपको क्वेश्चन में ही मेंशन होगा। अगर कुछ भी मेंशन नहीं है, तो आप 0.0821 ले लेना। अगर कुछ मेंशन्ड है, तो आपको वही लेनी पड़ेगी, कुछ और यूज़ मत करना क्योंकि उन्होंने उस हिसाब से दी होती है वैल्यू, जिस हिसाब से उन्हें आंसर चाहिए। ठीक है? नेक्स्ट देखो। स्टूडेंट एक लेक पर गए, उन्होंने वाटर सैंपल निकाला, उसमें पोटेशियम क्लोराइड सॉल्ट था, केसीएल का सॉल्यूशन था, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया केसीएल का और जो है उन्होंने बॉइलिंग पॉइंट निकाला इतना, ऑब्ज़र्व्ड इतना है 500 ग्राम सैंपल था और इतने ग्राम और इतने ऑब्ज़र्व्ड मॉलिक्यूलर मास निकालना है, तो ये किससे आएगा ये सब चीज़ें? ये आएगी अल्फ़ा से। अल्फ़ा में आ जाते हैं ना ऑब्ज़र्व्ड मॉलिक्यूलर मास और कैलकुलेटेड मॉलिक्यूलर मास वगैरह ये सब चीज़ें आ जाएँगी, तो उससे हम निकाल सकते हैं। तो मुझे तो केसीएल का पता है एक्चुअल मॉलिक्यूलर मास, तो हम किस तरह से निकाल लेंगे? बताओ? केबी क्या होता है? मतलब सॉरी डेल्टा टीबी क्या होता है? आईकेबीएम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेना। डेल्टा टीबी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? बताओ? कितना है? हाँ, 100.025 डिग्री सेल्सियस है ना? और वैसे कितना हो गया? 100 डिग्री सेल्सियस पानी का होता है। तो इसमें डेल्टा टीबी कितना आ गया? 0.025 डिग्री सेल्सियस। तो उसमें अगर डिफरेंस देंगे तो डिफरेंस तो केल्विन में ले लो, डिग्री में ले लो, बात एक ही है। मतलब वैल्यू ले लेना इसकी। कितनी आ जाएगी? 0.025 आ जाएगी ना? 0.025 आ जाएगी इसकी वैल्यू। देन उसके बाद आई की वैल्यू कितनी होगी? केसीएल है, तो के प्लस और सीएल नेगेटिव। आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। आई की वैल्यू 2 सब्स्टिट्यूट करना। डेल्टा टीबी को 0.025 लेना क्योंकि डिफरेंस केल्विन में लो या सेल्सियस में लो बात एक ही होती है और प्योर वाटर का 100 होता है इसलिए। केबी की वैल्यू दे रखी है, एम की वैल्यू निकाल लेना। एम की वैल्यू निकाल लोगे, एम की वैल्यू निकालने के बाद क्या होगा? आपको दिए दिए आपको निकालना है क्या निकालना है? 500 ग्राम ऑफ वाटर सैंपल इज़ यूज्ड फॉर कैलकुलेशन तो आपको एम निकालने के लिए यानी मोलारिटी नहीं सॉरी मोलालिटी निकालने के लिए आपको सैंपल का वेट भी दे रखा है, तो 500 ग्राम को कन्वर्ट कर लेना है यहाँ पे। यहाँ पे आपका वेट हो जाएगा अपॉन इसका मॉलिक्यूलर वेट इंटू 500 और कन्वर्ट करने के लिए इसे अपॉन 1000 आ जाएगा। ठीक है, सैंपल का वेट दे रखा है और 0.42 ग्राम केसीएल दे रखा है 500 एमएल सैंपल। तो 0.42 दे रखा है उससे कर लेना। ये आ जाएगा आपका सब कर करा के 34.94 ग्राम पर मोल। आपको ऑब्जर्व्ड वाला बताना है, एक्चुअल वाला तो हम पता ही लगा सकते हो केसीएल का, क्योंकि इसका 35.5 होता है, इसका हमारा 90 तो 35.5 होता है ना? इससे आप निकाल ही सकते हो, ठीक है?
अगर बैकग्राउंड में कोई नॉइज़ आ रही हो, प्लीज़ माफ़। बहुत ही जल्द नॉइज़ कैंसलेशन वाले वो लगते हैं, ऑडियो बन जाएगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखो। स्टूडेंट एक्स ने एक एक्सपेरिमेंट किया 0.15 ग्राम एसिटिक एसिड 40 ग्राम ऑफ बेंजीन लेके और उसने ऑब्जर्व किया फ्रीजिंग पॉइंट इतने से लोअर हो गया एसोसिएशन ऑफ एसिटिक एसिड के। पहली बात तो ये है कि एसिटिक एसिड जो होता है उसका एसोसिएशन होता है, ठीक है? एसिटिक एसिड इस तरह से एसोसिएट कर लेता है अपने आप को, ये जो होता है सी डबल बॉन्ड ओ और ये OH, ये इस तरीके से एसोसिएट कर लेते हैं आपस में, एक दूसरे के साथ। इस तरीके से अपने दूसरे वाले के साथ एसोसिएट कर लेते हैं आपस में। हाँ, इस तरीके से एसोसिएशन हो जाता है एसिटिक एसिड का एसोसिएशन, ठीक है? एसोसिएशन होने से इसका फ़ॉर्मूला भी होता है, एसोसिएशन और डिसोसिएशन दोनों का फ़ॉर्मूला होता है। मैंने आपको एक फ़ॉर्मूला पढ़ाया था I-1/1/m-1 ये होता है हमारा अल्फ़ा। एक ये फ़ॉर्मूला पढ़ाया था। एक और फ़ॉर्मूला है, एसोसिएशन हो गया तो I की वैल्यू कितनी N की वैल्यू कितनी हो जाएगी? मतलब M की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। एक फ़ॉर्मूला होता है ये ऑब्ज़र्व्ड वाला जो आता है वाला, ये हो जाएगा I इंटू 1000 इंटू Kf इंटू M यानी वेट अपॉन W मॉलिक्यूलर वेट इंटू डेल्टा Tf। कैसे आया ये? डेल्टा Tf इज़ इक्वल टू I Kf, ये फ़ॉर्मूला है, ठीक है? ये होती है हमारी मोलालिटी। डेल्टा Tf दे रखा है 0.414 0.4 दे रखा है ऑलरेडी। नेक्स्ट उसके बाद I की वैल्यू निकालेंगे। I की वैल्यू कैसे आ जाएगी? एसोसिएशन हुआ है। I की वैल्यू कैसे निकालेंगे? बताओ? I की वैल्यू कैसे निकालेंगे? भैया एसोसिएशन हुआ है। 1 के 2 हो गए। I की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। Kf हमारे को ऑलरेडी दे रखा है बेंज़ीन का 5.12 केल्विन केजी पर मोल। याद रखना, यही यूनिट होती है, एग्ज़ाम में यूनिट घुमा सकता है। मोलालिटी निकाल लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे बताओ? मोलालिटी निकाल लेंगे, उस सब के बाद क्या करेंगे? अब हमारे को एक्चुअल वेट का वेट पता चल जाएगा। अब हमें निकालना है, इसमें निकालना तो अल्फ़ा है ना, निकालना तो क्या है? अल्फ़ा निकालना है। अल्फ़ा निकाल लेंगे, कैसे निकालेंगे? ऑब्ज़र्व्ड मॉलिक्यूलर मास, जो भी ऑब्ज़र्व्ड आएगा इसका वो माइनस जो होता है कैलकुलेटेड अपॉन ऑब्ज़र्व्ड इंटू n अपॉन n माइनस, ऐसे करके हम निकाल, ठीक है? इसका आंसर इस तरीके से आ जाएगा। यहाँ से हमारा मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा 96 और एसिटिक एसिड का होता कितना है? कितना होता है? 12 और 3 15, 15 और 12 27, 27 और 32 59 60, 60 होता है और बन गया उससे 96, ठीक है? इस तरीके से 60 होता है एक्चुअल, हो गया 96 तो ऑब्ज़र्व कितना था? 96 और आता कितना है? 60 अपॉन ऑब्ज़र्व्ड 96 इंटू n, n की वैल्यू मैंने कितनी बताई थी तुम्हारे को? n मत कह लो, m कह लो, इसकी वैल्यू कितनी बताई थी मैंने तुम्हें? 2 बताई थी अपॉन 2 माइनस, इस तरीके से सॉल्व करोगे इसे, तो आपका आंसर आ जाएगा अल्फ़ा का 0.75 अल्फ़ा आ रहा है। देख लेना ट्राई करके, नहीं आ रहा है क्या? ठीक है? ओके, इस तरीके से कर लेना, अच्छा क्वेश्चन है। इसमें हमारा ये वाले अल्फ़ा का दूसरा वाला फ़ॉर्मूला अप्लाई होता है और कुछ नहीं है। नेक्स्ट देखो, एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड दे रखा है हमारे को और उसके बाद बोला गया है कि एसिटिक एसिड के अंदर ये तो एसिटिक एसिड नॉर्मल है। अगर मैं एसिटिक एसिड को इस तरीके से बना लूँ कि एक जगह मैं इसमें फ्लोरीन लगा लूँ और एक जगह मैं एसिटिक एसिड के अंदर जो है हाइड्रोजन को हटा के क्लोरीन लगा लूँ। उसके बाद इसे मैं नंबर 1 दे देता हूँ, इसे मैं नंबर 2 दे देता हूँ और इसे मैं नंबर 3 दे देता हूँ। वो पूछ रहा है
कि एसिड्स की इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ एसिडिक स्ट्रेंथ में लगाना है। तो मैंने आपको इस हमेशा से मतलब मैंने आपको हज़ारों बार ये वाली बात बताई है, कि जब भी हमारे को एसिडिक स्ट्रेंथ चेक करनी होती है, तब हम लोग स्टेबिलिटी लेते हैं कॉन्जुगेट बेस की, कॉन्जुगेट बेस बना देते हैं हम प्रोटॉन हटा के। कॉन्जुगेट बेस बनाने के लिए हम प्रोटॉन को हटा देते हैं। देखो ये प्रोटॉन हटा दिए, ये प्रोटॉन हटा दिए, ये प्रोटॉन, प्रोटॉन हटने के बाद हमारे को इस तरीके का मिलेगा। ये मिल गया, प्रोटॉन हटने के बाद अब प्रोटॉन हटने के बाद सिंपल सी बात है, कौन स्टेबल होगा? जिसमें नेगेटिव चार्ज को डिस्टेबलाइज़ नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज़ किया जाए, ठीक है? नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या है? चार्ज डेंसिटी बहुत ज़्यादा है मॉलिक्यूल के अंदर इंस्टेबिलिटी आ रही है, चार्ज डेंसिटी काफ़ी है मॉलिक्यूल के अंदर। तो जब मॉलिक्यूल की चार्ज डेंसिटी को स्टेबलाइज़ किया जाएगा, तभी मॉलिक्यूल में स्टेबिलिटी आएगी, तभी एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी। ऑब्वियस सी बात है ये तो। तो देखो कौन ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को वो करेगा? CH3 है, तो CH3 तो क्या कर रहा है? C डबल बॉन्ड O पे प्लस आई लगा रहा है। ये तो प्लस आई लगा रहा है। CH3 ग्रुप जो होता है वो प्लस आई लगाता है। प्लस आई से उसके अंदर और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रहा है वो, ऐसे करके और उसे डिस्टेबलाइज़ कर रहा है। तो ये तो सबसे लीस्ट हो गया 1 नंबर तो सबसे लीस्ट हो गया। अब 2 और 3 में देखो, क्लोरीन अच्छे से खींचेगा या फ्लोरीन अच्छे से खींचेगा? ऑब्वियस सी बात है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखें तो फ्लोरीन की ज़्यादा होती है क्लोरीन से। तो फ्लोरीन अच्छे से खींचेगा, अगर फ्लोरीन ज़्यादा खींचेगा तो ज़्यादा अच्छे से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को वो अपनी तरफ खींच पाएगा और ज़्यादा अच्छे से मॉलिक्यूल को स्टेबलाइज़ कर पाएगा, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। तो सेकंड नंबर किसका आएगा? क्लोरीन का और थर्ड नंबर आएगा फ्लोरीन का, मतलब फ्लोरीन जो होता है वो बेस्ट होगा, उसमें एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होगी। क्यों ज़्यादा होगी? क्योंकि फ्लोरीन जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा है, तो वो जो चार्ज को स्टेबलाइज़ ज़्यादा कर पाएगा फ्लोरीन एज़ कम्पेयर टू क्लोरीन। तो ऑर्डर जो है वो ये ऑर्डर आता है, ठीक है? ये ऑर्डर हमारा आता है। सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें कोई ज़्यादा दो राहें थी ही नहीं। नेक्स्ट डे का क्वेश्चन, साइंटिस्ट ने लैब में देखो जैकेशन का नाम जैक्सन कर दें तो इंसान तो वही रहेगा ना, इंसान तो नहीं बदल जाता ना। तो ये लोग क्वेश्चंस को बस तुम्हारे को टफ प्रिटेंड करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमने टफ क्वेश्चंस बना दिए ना, हैं ये लोग वही, बदल नहीं गए हैं ये लोग। तो क्वेश्चंस देख के डरा मत करो कि कितना बड़ा क्वेश्चन आ गया है, हुआ बना दिया क्वेश्चंस का कि मतलब क्या कहते हैं कितना ज़्यादा क्वेश्चंस हैं, हाउ टफ इट इज़। कितना पेपर में पैटर्न चेंज हो गया है और पैटर्न में इस तरह के क्वेश्चन्स आ गए हैं, हमें समझ नहीं आ रहा किस तरीके से करना है सीएफक्यू, 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 आईए सीएफक्यू कैसे हो गए हैं, ऐसा चिल रहो। क्वेश्चंस वही हैं, अगर आपने कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, अगर आपकी नॉलेज क्लियर है, तो आपको इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। ये जो है ना, ये आपके बस क्या क्या कर रहे हैं, ये आपके पिन पॉइंट्स चेक कर रहे हैं, ये आपके बेसिक्स देख रहे हैं कि आपके बेसिक्स क्लियर हैं या नहीं। बस इनका इतना ही काम है, ये सिर्फ़ इतना ही चेक कर रहे हैं कि आपके बेसिक्स क्लियर हैं और इनका कोई काम नहीं है दूसरा चेक करने का और आपके बेसिक्स क्लियर हैं, तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है? अब देखो, मैंने तुम्हें कराए केमिकल टेस्ट, मैंने तुम्हारे को जो आपके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स इन ऑर्गेनिक थे, उसके अंदर मैंने क्या कराया? मैंने कराया उसके अंदर क्या? उसके अंदर मैंने कराया आपको इम्पोर्टेंट टेस्ट, हिल्सबर्ग टेस्ट, टॉलेंस टेस्ट, फेलिंग्स टेस्ट, आयोडोफॉर्म टेस्ट, कार्बाइलैमिन टेस्ट जो है लिबिक्स टेस्ट तो नहीं है आपके सिलेबस में और आपके डीएनपी टेस्ट है? हाँ, डीएनपी टेस्ट, फ्रैडीज़ रिएजेंट है ना? तो ये सब टेस्ट कराए मैंने आपको। अब उन्होंने ऐसे टेस्ट नहीं पूछे तो दूसरी तरह से टेस्ट पूछ लिए, उससे क्या मतलब हो गया? टेस्ट तो वही रहेंगे ना, ऑब्वियस सी बात है। अगर लिटमस पेपर जो है वो एसिड में ब्लू लिटमस रेड होता है तो रेड ही होगा, पिंक नहीं हो जाएगा, सीधी-सी बात है। कैसे भी क्वेश्चन पूछ लो उसमें और उन्होंने सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है कि फॉर्मिक एसिड है एक तरफ मेरे पास और एक तरफ मेरे पास एसिडिक एसिड है। अब उसने इतनी बड़ी कहानी बना दी, उस वक़्त सीधे-सीधे पूछ लेता कि इन्हें डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे? ये बता दो बस और फिनॉल को। सिंपल सा पूछ लेता कि इन्हें डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे? अब इतनी बड़ी का साइंटिस्ट लैब में गया, बॉटल मिक्स कर दी उसने और उस बॉटल के लेवल खो गए और ये सब ऐसे ना ऐसे पकड़ने की कोशिश करता, कोई दिक्कत नहीं। दिखा रहा है वो, डरा रहा है, दिक्कत नहीं है। चलो हाँ, मैं क्या कह रहा था तुमसे? ये है, सिंपल से टेस्ट हैं, टॉलेंस टेस्ट, बैलेंस टेस्ट किसके होते हैं? एल्डिहाइड के होते हैं, कीटोन्स के नहीं होते, कीटोन्स नहीं देते, एल्डिहाइड्स देते हैं। सिल्वर मिरर टेस्ट, टॉलेंस टेस्ट, फेलिंग ए और फेलिंग बी, ठीक है? सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, रोशेल सॉल्ट एंड
कॉपर सल्फेट एक्वा सॉल्यूशन ब्लू कलर का, ये होता है। और उसका कौन देता है? ब्रेक रेट प्रेसिपिटेट देता है CO2O का। और ये सिल्वर मिरर टेस्ट आपका क्या होता है इसके अंदर अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट टॉलरेंस रेजिंग जो है ना वॉल्स ऑफ द टेस्ट ट्यूब पे सिल्वर मिरर बन जाता है। कौन देता है? एडिएट देता है। इसमें CHO ग्रुप है? हाँ है। तो ये क्या दे देगा? ये टॉलरेंस वैल्यूज दे देगा, बाकी दोनों नहीं देंगे। तो फॉर्मिक एसिड तो डिस्टिंग्विश ऐसे हो गया। बचे हुए इन दोनों में क्या करेंगे? बचे हुए इन दोनों में या तो तुम्हें करना है तो इसके लिए एस्टरिफिकेशन रिएक्शन हो गई। एस्टरिफिकेशन हो जाएगा इसका अगर कॉन्सन्ट्रेटेड H2SO4 और एसिड के संग प्रेजेंस में फ्रूटी स्मेल एस्टर की बन जाएगी। लेकिन कभी-कभार क्या होता है ना, ऐसे जो स्मेल टेस्ट है, ऐसे टेस्ट को एज़ अ केमिकल टेस्ट कंसिडर नहीं करते हैं। मतलब इन्हें एज़ अ कन्फर्मेटरी टेस्ट कंसिडर नहीं करा जाता है। तो टीचर्स जो हैं कभी-कभार इस पे आनाकानी करते हैं। तो इसलिए जो विज़िबल कलर टेस्ट हो ना या विज़िबल रिएक्शन हो, उन्हें ऐसे टेस्ट कंसिडर करना चाहिए। तो आप इसका ले लो, इसका तो FeCl3 टेस्ट सबको ही पता है न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड टेस्ट, इसमें हमारा वायलेट कलर का सॉल्यूशन बन जाता है, वायलेट पर्पल सॉल्यूशन बन जाता है, ठीक है? और इसमें जो है, अगर इसी फेरिक क्लोराइड लोगे तो रेडिश कलर बन जाएगा, रेडिश। तो तुम एक काम कर सकते हो, एस एस्टर का टेस्ट और रेडिश टेस्ट दोनों दे सकते हो एसिडिक एसिड और इसके लिए तो हमारा वायलेट पर्पल ये तो कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट है ही। और एक बफ टेस्ट भी होता है, बफ टेस्ट भी होता है एक, वो भी तुम फिनॉल के नहीं चलो ठीक है, फिनॉल के लिए नहीं। फिनॉल रहने दो, तुम यही करो, है ना? यही टेस्ट ठीक, नेक्स्ट गीत ने ये करा तो ना वही अगेन वही है, सिंपल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पे रिएक्शन है, गैल्वेनिक सेल आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पूछा हुआ है व्हाट इज़ द एप्लीकेबिलिटी ऑफ अबव सेल हाउ विल डिजाइन अ फिजिबल सेल बाय टेकिंग एप्रोप्रिएट सॉल्यूशन ऑफ ए एंड बी ये सब पूछा हुआ है वही है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से फ्लो हो रहे हैं? एनोड से फ्लो होंगे, एनोड में घटेंगे और क्या कहते हैं कैथोड में डिपॉज़िट होते जाएँगे। ऐसे ही होता है? ठीक है। अभी मैंने कुछ क देखा नहीं है कि क्या चीज़ क्या है, मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ एक जनरल कॉन्सेप्शन बना रहा हूँ अपने अंदर, क्रिएट कर रहा हूँ कि एनोड से कैथोड की तरफ जाएँगे, एनोड में माइनस होते जाएँगे और कैथोड में प्लस होते जाएँगे। क्या? माइनस मतलब निकलते जाएँगे एनोड से और कैथोड में डिपॉज़िट होते जाते हैं। सॉल्ट ब्रिज जो है इलेक्ट्रिकल न्यूट्रैलिटी मेंटेन करता है और कंप्लीट करता है सर्किट को। तो सॉल्ट ब्रिज जो है केसीएल इन अगर-अगर, केसीएल दिया हुआ है, केसीएल बेसिकली इन अगर-अगर होता है, अगर-अगर के अंदर होता है। ठीक है, केसीएल अगर-अगर होता है। हाउ डज़ ये जो होता है एक सर्किट को कंप्लीट करते हैं, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रैलिटी मेंटेन करता है, ये फंक्शन होते हैं सॉल्ट ब्रिज के। ये क्या करता है जहाँ पर भी आयन्स की शॉर्टेज होती है, वहाँ इसके अंदर से आयन्स निकलना शुरू हो जाते हैं। अगर यहाँ कम हुए तो यहाँ आ जाएँगे, यहाँ कम हुए तो यहाँ आ जाते हैं। तो ये न्यूट्रैलिटी मेंटेन करता है, मतलब कहीं भी कम ज़्यादा नहीं होने देता, बैलेंस बना के चलता है ये, ठीक है? बीच में। तो पहली बात तो क्या हो गई कि एप्लीकेबिलिटी क्या होती है? तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, ये कैसे क्या करता है? केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। और इसके अंदर कैसी रिएक्शन होती है? रिडॉक्स रिएक्शन होती है, एनोडिक हाफ सेल में अलग रिएक्शन, कैथोडिक हाफ सेल में अलग रिएक्शन, फिर हम नेट सेल रिएक्शन लिखते हैं। तो इसमें कैसी रिएक्शन होती है? रिडॉक्स रिएक्शन होती है और जो है उसको केमिकल को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, ये सब हो गया। अब केवल हाउ विल यू डिजाइन द फिजिबल सेल बाय टेकिंग एप्रोप्रिएट सॉल्यूशन इन प्लेस ऑफ सॉल्यूशन ए एंड बी? कैसे डिजाइन करोगे फिजिबल सेल को? तो ए में क्या ले लेंगे? CrCl3 ले लेंगे। CrCl3 को ए में ले लेंगे और बी में कैसे ले लेंगे? लेड नाइट्रेट को ले लेंगे। ई नॉट ऑफ सेल जो होता है दोनों में का ये ले लेंगे, ठीक है? अब ये जो अब एनोड की तरफ कौन होगा? एनोड बनेगा जिसका ज़्यादा नेगेटिव हुआ, यानी ये वाला होगा एनोड और इसके अंदर होगा ऑक्सीडेशन और ये जो वाला जो होगा ये बनेगा कैथोड। अभी मुझे कुछ नहीं पता कि कोई कौन-सा क्या है, मैं सिर्फ जनरल कॉन्सेप्शन बता रहा हूँ और यहाँ होगा रिडक्शन। यहाँ रिडक्शन होगा, एनोड पर ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है? ए और बी मुझे नहीं पता अभी, वो कौन कैसे डिसाइड करूँगा मैं? पता है ए और बी कैसे डिसाइड होंगे? अभी मैं तुम्हें सिर्फ जनरल बता रहा हूँ, ए और बी डिसाइड करने का फैक्टर क्या है यहाँ पे?
ए और बी डिसाइड करने का फैक्टर है ये वाला है, ये एरो। ये एरो बताएगा फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को और ये गवर्न करेगा कि हमारा जो है एन ए और बी किस तरीके से हो, ठीक है? तो देखो, अगर एनोडिक हाफ सेल है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो रहा है, तो मतलब एनोड से ही की तरफ से ही जाएँगे, तो ये एनोड मैंने सही लिया है। यहाँ पर क्या है, यहाँ रिसीव हो रहे हैं, तो बी मैंने कैथोड सही लिया है, ठीक है? ये कौन गवर्न करेगा? ये एरो। अगर ये एरो इस तरफ ऐसे होता, तो ये एनोड नहीं होता, ये कैथोड हो जाता और दूसरा वाला एनोड हो जाता। तो कौन गवर्न कर रहा है? एरो गवर्न कर रहा है, ये वाला एरो। नेक्स्ट उसके बाद ये देखो, अगर एनोडिक हाफ सेल है ये, तो एनोडिक हाफ सेल में मैंने एनोड में क्या लिया था? एनोड में लिया है, एनोड कौन होगा? क्रोमियम क्लोराइड। अब कोई कहेगा कि हम कैसे पता लगाएँ? तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ भी याद होनी चाहिए। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में क्रोमियम ऊपर होता है, लिखिएगा ना एनजी अर्ज़नकर्फी। क्रोमियम ऊपर होता है और जो होता है लेड नीचे होता है। तो क्रोमियम ऊपर जितना जो ऊपर होगा वो एनोडिक में जाएगा और वो इतना ही अच्छा ऑक्सीडेशन करेगा, ठीक है? तो क्रोमियम में क्या होगा? क्रोमियम जो होता है वो क्रोमियम 3 प्लस देगा और 3 इलेक्ट्रॉन देगा। यही होता है। ये हो गया एनोडिक हाफ सेल, केस सही। कैथोडिक में क्या होगा? कैथोडिक के अंदर क्या होगा? Pb2 प्लस है, इसका रिडक्शन होगा और Pb बनेगा। यही होगा? ये जो है ये रिडॉक्स वाले की सॉरी कैथोडिक हाफ सेल की रिएक्शन है। अब देखो एनोडिक वाले में क्या हो रहा है? पॉज़िटिव भर रहे हैं। तो क्लोरीन नेगेटिव जो होते हैं वो कहाँ माइग्रेट करेंगे सॉल्ट ब्रिज से? यहाँ पे। इलेक्ट्रॉन न्यूट्रैलिटी मेंटेन करने के लिए। जबकि यहाँ पे क्या हो रहा है? पॉज़िटिव कम हो रहे हैं। तो यहाँ पे पॉज़िटिव यहाँ K प्लस जो होगा वो यहाँ माइग्रेट करेगा। ये समझ आ गया जो है आपका सॉल्ट ब्रिज का जो कॉन्सेप्ट क्या होता है। K प्लस जो है वो यहाँ माइग्रेट करेंगे और Cl नेगेटिव यहाँ माइग्रेट करेंगे। अब देखो यहाँ 2 है या 3 है। अरे साइमल्टेनियस इक्वेशंस तो पढ़ी ही होगी। इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दो पूरी इक्वेशन को, इससे 3 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है? तो ये क्या होगा मल्टीप्लाइंग द इक्वेशन 1 बाय 2 एंड 2 बाय 3 एंड एडिंग देम। तो एक एक सेल रिएक्शन लिख दूँगा मैं। तो लिख देता हूँ 2Cr प्लस 3Pb2 प्लस ये दे देता है 2Cr3 प्लस 3 ये आपकी नेट सेल रिएक्शन हो गई, एनसीआर नेट सेल रिएक्शन, ठीक है? ये आपकी नेट सेल रिएक्शन हो ओके? तो बेसिकली उसने पूछा फिजिबल सेल रिएक्शन ये इस तरीके से हमारी आ गई, दोनों की ई नॉट दे रखे थे, तो हम इससे ई नॉट ऑफ सेल भी लिख सकते हैं। ई नॉट ऑफ सेल कितना हो जाएगा? ई नॉट ऑफ सेल हो जाएगा, क्वेश्चन में पूछा नहीं है तो मैं बता देता हूँ। ई नॉट ऑफ सेल हो जाएगा ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस एनोड, तो कैथोड क्या है हमारा? माइनस 0.13 प्लस 0.74 आ जाएगा, तो ये आंसर जो है वो पॉजिटिव में आ जाएगा। अगर आंसर पॉजिटिव में आ रहा है इसका मतलब क्या है? ई नॉट ऑफ सेल पॉजिटिव है। ई नॉट ऑफ सेल पॉजिटिव है कि इसका मतलब क्या है? रिएक्शन फिजिबल है और रिएक्शन फिजिबल ही तो होनी चाहिए थी। उसने कहा था फिजिबल सेल बताओ। तो अगर ई नॉट ऑफ सेल पॉजिटिव आ गया तो मैंने अपना क्रॉस चेक भी कर लिया आंसर कि मेरा आंसर सही है। क्योंकि ई नॉट ऑफ सेल पॉजिटिव आ गया तो मतलब रिएक्शन फिजिबल है। यही तो रिक्वायरमेंट होती है रिएक्शन की, ई नॉट ऑफ सेल पॉजिटिव हो और ई नॉट डेल्टा जी नॉट जो होता है हमारी नेगेटिव हो। यही तो रिक्वायरमेंट होती है। भाई रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है, तो दैट मीन्स कि हम सही जा रहे हैं, है ना? दैट मीन्स हम सही जा रहे हैं। चलो, आगे बढ़ें? आई होप ये बात क्लियर हो गई होगी। तो मैंने आपको ई नॉट ऑफ सेल बता दिया, मैंने आपको ये बता दिया, उसके बाद आप इससे नर्स्ट इक्वेशन भी लिख सकते हो। नर्स्ट इक्वेशन से वो आपको क्वेश्चन भी पूछ सकता है। ई नॉट ऑफ सेल आपने उसने दे रखा है, अगर उसने कॉन्सन्ट्रेशन भी दे दी, आपको क्रोमियम 3 कॉन्सन्ट्रेशन दे दी आपने उसने आपको क्रोमियम वाली और लेड वाली, इससे आपको वो नर्स्ट इक्वेशन से ई ऑफ सेल भी निकलवा सकता है। ई ऑफ सेल इज़ इक्वल टू ई नॉट ऑफ सेल माइनस 0.0591 अपॉन अब इसमें एन फैक्टर क्या रहेगा? हम कितने हो गए थे इलेक्ट्रॉन्स 2 और 3 के 6 हो गए थे, तो इसमें एन फैक्टर जो होगा वो 6 होगा, ये याद रखना बात। इसमें एन फैक्टर 6 होगा, 2 और 3 का कॉमन 6 उसी हिसाब से रिएक्शन होगी, ये बात याद रखना। अगर किसी क्वेश्चन में दे दिया उसने आपको एन फैक्टर मतलब ई नॉट नेक्स्ट इक्वेशन लिखने को, तो उसमें एन फैक्टर क्या लिखोगे? 6 है एन फैक्टर इसलिए, बात याद रखना, ठीक है? आई होप समझ आ गई होगी बात, है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये वाला क्वेश्चन हो गया, नेक्स्ट। ग्राफिकल मेथड बताना है हमें
मोलर कंडक्टिविटी एंड जो है ना फेल्स टू गिव द वैल्यू ऑफ मोलर कंडक्टिविटी एंड इनफाइनाइट रिडक्शन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। वो वीक के इसलिए नहीं बता पाता। देखो स्ट्रॉन्ग की बताने के लिए डेबाई-हकल और सैगर इक्वेशन और ओसवाल्ड डिल्यूशन लॉ वही उसी का कांसेप्ट है। स्ट्रॉन्ग वाला तो एक्स्ट्रापोलेट करके हम लोग बता देते हैं यहाँ पे, है ना? और ये बनती है मोलर कंसंट्रेशन और जो होते हैं मोलर कंडक्टिविटी और जो है ना स्क्वायर रूट ऑफ कंसंट्रेशन में ग्राफ बनता है, तो डाइल्यूशन करते जाते हैं हम। तो डाइल्यूशन करने से क्या होता है, हम एक्स्ट्रापोलेट करके बता सकते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स का तो ये होता है, ये तो स्ट्रॉन्ग का होता है। लेकिन वीक के केस में क्यों नहीं बता पाते? क्योंकि वीक का तो ग्राफ जो होता है वो हाइपरबोलिक आता है, पैराबोलिक आता है। बताओ क्या है ये? हाइपरबोला है कि पैराबोला है? हाइपरबोलिक ग्राफ है ना? तो ये हाइपरबोलिक ग्राफ आता है, तो यहाँ पे हम किस तरह से बता पाएँगे? ये तो कभी मीट ही नहीं करेगा इससे, ये कभी ये दोनों तो पैरेलल लाइन्स की तरह चलते रहेंगे, एक पॉइंट पर आके कभी आपस में वो ही नहीं हो पाएँगे, एक्स्ट्रापोलेट ही नहीं हो पाएँगे। तो हम लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू नहीं बता पाएँगे। लिमिटिंग वाली तो वैल्यू हम बता ही नहीं पाएँगे कभी, क्योंकि ग्राफ कभी मिलेगा ही नहीं। ये हमेशा ऐसे ही पैरेलल चलता रहेगा बाय एक्सिस। तो इसलिए हम लोग ग्राफिकल मेथड से इनफाइनाइट डिल्यूशन में बता नहीं पाएँगे वीक इलेक्ट्रोलाइट की। और मैं तुम्हें बताया था कि जो होता है इनफाइनाइट डिल्यूशन का मतलब क्या होता है? मैंने बताया था ना जहाँ पे इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट और हमारे एसिमेट्रिक इफेक्ट जो हमारे बीच की सॉलिड सॉल्यूट इंटरैक्शंस और हमारी सॉलिड सॉल्वेंट इंटरैक्शंस खत्म हो जाती हैं जिस पॉइंट पे और जिस पॉइंट पर हमारे मॉलिक्यूल्स के बीच में कोलिजन्स खत्म हो जाते हैं, गैप वाइडन हो जाता है, वो पॉइंट होता है हमारा पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिल्यूशन। ना, तो हम वैल्यू निकाल ही नहीं सकते वीक इलेक्ट्रोलाइट क्योंकि ग्राफ जो होता है हमारा क्योंकि मतलब पैरेलल से मेथड से ग्राफिकल मेथड से नहीं निकालते, ठीक है? वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए कोलरॉच लॉ इफेक्टिव है। कोलरॉच लॉ कैसे इफेक्टिव है? कोलरॉच लॉ ऐसे इफेक्टिव है हम जो है केसीएल की ले लेंगे, केसीएल में से हम लोग माइनस कर देंगे जिसकी भी माइनस करनी है और इससे हमारे को जो है केसीएल की जो होगी वो इनफाइनाइट डिल्यूशन पर के प्लस और सीएल नेगेटिव के बराबर आ जाएगी। मतलब कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन ऑफ केसीएल जो होती है वो के प्लस और सीएल नेगेटिव के बराबर हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जो हमारा कोलरॉच लॉ है, वो कोलरॉच लॉ से तो हम बता ही सकते हैं। क्यों? कोलरॉच लॉ की स्टेटमेंट ही ये होती है कि जो हर आयन जो होता है वो अपना अलग-अलग कंट्रीब्यूशन करता है और जो टोटल मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन होती है वो हर एक के इंडिविजुअल वाले के बराबर होती है। जो मैंने एक्सप्रेशन लिखा मतलब उसका मतलब यही है। जितना बड़ी राम कहानी यही है। इनफाइनाइट डिल्यूशन में जो होती है वो इंडिविजुअल वाले के एडिशन के बराबर होती है ना? हर एक आयन अपना-अपना कंट्रीब्यूशन करता है इर्रेस्पेक्टिव ऑफ टोटल क्या कर रहा है हमें उससे मतलब नहीं है। अपने हर आयन का टोटल कंट्रीब्यूशन, ठीक है? किस तरह के आयन्स प्रेज़ेंट है उससे मतलब नहीं है। मोलर कंडक्टिविटी वीक इलेक्ट्रोलाइट के कंसंट्रेशन से तो मैंने ऑलरेडी ग्राफ बना दिया। ये हमारा स्ट्रॉन्ग का है। अगर वीक का पूछा तो सिर्फ आप ये वाली लाइन बनाएँ। ये वाली हमारी वीक की लाइन। आई होप ये वाली बात क्लियर हो गई है ना? अच्छा मेरे को एक चीज़ और पूछनी थी। शुड आई एक्सप्लेन इन इंग्लिश आल्सो या फिर हिंदी ही ठीक है? इन दोनों के अलावा तो मुझे कोई लैंग्वेज आती नहीं है। और हाँ, थोड़ी-सी फ्रेंच और जर्मन आती हैं, लेकिन उनसे क्या ही मतलब निकलता है। तो शुड आई एक्सप्लेन दिस इन इंग्लिश आल्सो? ये मुझे एक बार बता दीजिए। अगर आपको हिंदी क्लियर नहीं हो तो मैं अगर या फिर थ्रू आउट इंग्लिश रखना है या थ्रू आउट हिंदी रखना है या फिर इंग्लिश और हिंदी ब्लेंड करके दोनों बाइलिंगुअल होना है, तो मुझे ज़रा बता देना। शुड आई स्पीक इन इंग्लिश आल्सो और शुड आई स्पीक इन इंग्लिश ओनली? या फिर मुझे हिंदी में भी बोलना अलाउड है, ये भी बता देना। ठीक है? हाँ जी, तो ये आपको ज़रा खतरनाक सा क्वेश्चन दे रखा है। आयनाइज़ेशन एंथैल्पी का ग्राफ दे रखा है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ट्रांज़िशन सीरीज़ के लिए। पहली ट्रांज़िशन सीरीज़ कौन-सी होती है? साइंस तेरी वाह करे मानव फिर कोई निकाले कॉपर ज़िंक, है ना? सेकंड वाली क्या होती है? ज़ारी ज़रा निभा मौत तक, रुकावट रहा अड़िग आगे कूद। 5D क्या होती है? ले हाफ टैबलेट वो रेड ऑरेंज इधर पटक सोना तारा। यही होती है? हाँ जी। तो पहला पूछा आयनाइज़ेशन एनर्जी इंक्रीज़ क्यों करती है ट्रांज़िशन सीरीज़ में? भैया इसलिए इंक्रीज़ करती है क्योंकि ट्रांज़िशन अगर हम लेफ्ट टू राइट ट्रांज़िशन सीरीज़ में चलते हैं तो न्यूक्लियर जो चार्ज जो होता है वो इंक्रीज़ होता है लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ होगा तो मतलब शील्डिंग बढ़ेगी, अगर शील्डिंग बढ़ेगी तो उसके मतलब ज़्यादा मेहनत लगेगी उसके आउटरमोस्ट शेल में से इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए। इसलिए हमारा आयनाइज़ेशन एनर्जी इंक्रीज़ करती है अक्रॉस द ट्रांज़िशन सीरीज़। पहला पार्ट तो क्लियर हो गया होगा, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है? उसके बाद है आयनाइज़ेशन एनर्जी इक्वल हो जाती है फर्स्ट और सेकंड की बट एब्रप्टली इंक्रीज़ थर्ड ट्रांज़िशन सीरीज़ में। थर्ड वाली में क्यों इंक्रीज़ हो गई हैं? एकदम से ये देखो ये दोनों तो आपस में एक जैसी हैं। इतना गैप यहाँ क्यों आ गया? वो गैप इसलिए आ गए यहाँ पे जो है हमारी आयनाइज़ेशन एनर्जी में यहाँ ये दोनों एक जैसी हैं उसमें तीसरी वाली में गैप क्यों आ गया? बताओ?
बताओ, 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 जल्दी बताओ। वो इसलिए आ गया क्योंकि यहाँ पे आ जाते हैं हमारे लैंथेनॉइड्स। लैंथेनॉइड्स आने की वजह से यहाँ लैंथेनॉइड्स आ जाते हैं और लैंथेनॉइड्स आने का मतलब क्या है? लैंथेनॉइड्स आने का मतलब है कि इसके यहाँ पर जो है वो f ऑर्बिटल आ जाता है। अगर f ऑर्बिटल आ गया हमारा 4f आ जाता है यहाँ पर। f ऑर्बिटल की क्या क्या होती है? f ऑर्बिटल की शील्डिंग होती है पुअर। तो पुअर शील्डिंग है इसकी, ठीक है? ठीक है? तो लैंथेनॉइड्स के लिए यहाँ आ जाता है 4f, 4f की वजह से क्या होता है? शील्डिंग पुअर हो जाती है, तो एटॉमिक साइज़ डिक्रीज़ हो जाता है और एटॉमिक साइज़ डिक्रीज़ हो जाएगा तो उसके बाद क्या होगा? आयनाइज़ेशन एनर्जी इंक्रीज़ कर जाती है अब्रप्टली। तीसरा बोल रहा है कि किस एलिमेंट की हाई डेंसिटी होती है? टेक्नेटियम या फिर रेहेनियम? किसकी हाई डेंसिटी होती है? ये बताना है। तो देखो रेहेनियम ये रहा, ठीक है? रेहेनियम ये रहा और ये रहा। यहाँ पर क्या है? इसकी जो है किसकी हाई डेंसिटी होती है? तो जब उसकी हाई डेंसिटी होगी, किसकी होगी? रेहेनियम की हाई डेंसिटी होगी। रेहेनियम की क्यों हाई डेंसिटी होगी? अरे सॉरी, रेहेनियम की हाँ, रेहेनियम की क्यों डेंसिटी ज़्यादा होगी? क्योंकि इसका साइज़ छोटा है। अगर साइज़ छोटा है, तो साइज़ छोटे होने से क्या होगा? साइज़ छोटा होने की वजह से क्या होगा? एटॉमिक साइज़ छोटा है तो क्या होगा? एटॉमिक साइज़ जो चार्ज डेंसिटी का मतलब क्या होता है? चार्ज जो है चार्ज पर यूनिट मास। तो अगर साइज़ छोटा है और जो होता है चार्ज ज़्यादा है, तो चार्ज डेंसिटी क्या होती होगी? बढ़ जाएगी। क्योंकि चार्ज डेंसिटी का मतलब क्या है? चार्ज पर यूनिट एरिया है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम कह लूँ मैं। तो साइज़ छोटा और चार्ज ज़्यादा, तो इसकी चार्ज डेंसिटी क्या होती है कितनी होती है? बढ़ जाती है क्योंकि एटॉमिक साइज़ छोटा है, इसके अंदर न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा लग रहा है। न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा लगने की वज़ह से क्या हो रहा है? इसका चार्ज बढ़ रहा है मतलब चार्ज डेंसिटी इसकी बढ़ जाएगी, ठीक है? नेक्स्ट देखो, लास्ट क्वेश्चन है ये आज के लिए, विटामिन्स का क्वेश्चन आया हुआ है। मैंने आपको लेक्चर के स्टार्टिंग में ही बोला था कि मैंने इम्पोर्टेंट में आपको विटामिन्स के बारे में बताया हुआ है ना? नॉर्मल फंक्शन के लिए दिए होते हैं, इतनी ये सब पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इतना पढ़ो। विटामिन डेफिशिएंसी से रिकेट्स किससे होता है? रिकेट्स होता है डी की से, स्कर्वी किससे होता है? सी की से होता है, ठीक है? जी होता है डी से रिकेट्स होता है डी से और स्कर्वी होता है सी से। तो इतना पढ़ने की ज़रूरत है आपको, इतना जो है ना सुनने की ज़रूरत ही नहीं है। ए से आपका नाइट ब्लाइंडनेस, बी1 से बेरी-बेरी इस तरीके से आपको सबके पता हो और आपका सी से होता है स्कर्वी, ठीक है? ऑल विटामिन सॉल्युबल होते हैं वाटर में नहीं, ऑल विटामिन सॉल्युबल नहीं होते हैं। ए, डी, ई के जो होते हैं वो फैट सॉल्युबल होते हैं। ए, डी, ई के फैट सॉल्युबल होते हैं। विटामिन सी जो होता है वाटर में सॉल्युबल होता है, इसलिए विटामिन सी बॉडी के अंदर स्टोर नहीं होता। विटामिन सी हमारी एक्सक्रीट आउट हो जाता है बॉडी में, ठीक है? ए, डी, ई के जो होते हैं वो फैट सॉल्युबल होते हैं। ए, डी, ई के फैट सॉल्युबल होते हैं, फैट में सॉल्युबल होते हैं। इसलिए ज़रूरी नहीं है कि फैट में सॉल्युबल ही हो। ए विटामिनोसिस क्या होता है? अगर विटामिन में एक से ज़्यादा विटामिन की डेफिशिएंसी है बॉडी के अंदर, तो उसे ए विटामिनोसिस डेफिशिएंसी ऑफ मोर देन 1 विटामिन। मतलब जैसे मुझे है, मुझे ए विटामिनोसिस है। क्यों? क्योंकि मेरे अंदर एक विटामिन से ज़्यादा की कमी है। ये हो गया हमारा ए विटामिनोसिस। ओके, एक से ज़्यादा विटामिन की डेफिशिएंसी। इससे हम लोगों ने करीब 85% सिलेबस कंप्लीट कर लिया है इसका। बाकी के 10 से 15% क्वेश्चंस रह गए हैं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर जो कि हमारा फाइनल एक आपका जो है ना बैलेंसिंग का भी क्वेश्चन रह गया है। एक क्वेश्चन रह गया है बैलेंसिंग वाला। बैलेंसिंग, बैलेंसिंग का क्वेश्चन रह गया है एक। वो मैं लास्ट लेक्चर में कराऊँगा, ठीक है? बैलेंसिंग लास्ट लेक्चर में करूँ, ठीक है? लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, चैनल पर नए हो बेल आइकन को हिट कर देना, दोनों चैनल जॉइन कर लेना ताकि आपको क्यूआर कोड से ताकि आपको पीडीएफ, ठीक है?
तो ये है आपका लेक्चर, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मेरा तुम किसी धीरे-धीरे देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को हिट कर थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, टेक केयर और लेक्चर को ज़रा शेयर कर दिया करो, शेयर करनी ही होती है ना? और सब्सक्राइब कर देना। एक ही घर में 5 डिवाइसेज़ तो होंगी, नहीं होंगी तो 2-3 तो होंगे या फिर मल्टीपल आईडी से चला रहे होंगे। एक जना भी 5 सब्सक्राइबर कराएगा, तो इतने सारे लोग हैं चैनल पे आराम से अच्छे खासे सब्सक्राइबर्स हो सकते हैं। 1 के हम आराम से हिट कर सकते हैं। प्लीज़ थोड़ा देख लेना, है ना? थैंक यू वेरी मच।